नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद कर रहा हूँ अच्छे होंगे। इंटरव्यू की इस सीरीज में हम आपसे आज मुखातिब करने जा रहे हैं तो ऐसे प्रतिभावान युवाओं से जिन्होंने हाल ही में राजस्थान लोक सेवा आयोग के द्वारा जारी वरिष्ठ अध्यापक सामाजिक विज्ञान विषय में पूरे राजस्थान में रैंक 7 और रैंक 8 प्राप्त की है। मैं आज आपके सामने बात करूंगा रैंक 7 ठाकर चौधरी से और रैंक 8 प्रेमाराम चौधरी से, या प्रेमाराम सारण भी हम कह सकते हैं, दोनों नाम है हमारे। और इनकी स्टोरी से, इनकी जर्नी से, इन्होंने कैसे प्रिपरेशन की, निश्चित तौर पे जो इस पीढ़ी के बच्चे हैं जो तैयारी कर रहे हैं वो लाभान्वित होंगे, ऐसी मैं उम्मीद रखता हूँ। और हर एक ग्रामीण पृष्ठभूमि से निकले हुए युवा की यात्रा हर आने वाली पीढ़ी के हर बच्चे को प्रेरित करती है, निश्चित तौर पे प्रेरित करती है। तो आप ध्यान से इस पूरी वार्ता को सुनना, निश्चित तौर पे आपको एक रास्ता मिलेगा। और ऐसी हम उम्मीद करते हैं कि आगामी समय में आप भी इस रास्ते का अनुसरण करके सफल होंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है। मैं सबसे पहले आप दोनों को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आपने राजस्थान सरकार के अंदर अपना एक पद सुनिश्चित किया और शिक्षा विभाग में मैं आप दोनों का स्वागत करता हूं। चयन होना ये खुशी का विषय है, लेकिन उससे भी बड़ी खुशी इस बात की है कि आप दोनों टॉप 10 में। तो टॉप 10 में होना, राजस्थान सरकार में चयन लेना और साथ साथ में शिक्षा विभाग में आना, ये तीनों सम्मिलित रूप से अब मैं आप दोनों को बधाई देता हूँ। थैंक यू सर। और स्वागत भी करता हूँ कि अब आपकी जो बातें हैं, ये जो प्रश्न मेरी तरफ से रहेंगे, मान के चलिए कि प्रश्न राजस्थान के सारे बच्चों के प्रश्न हैं। मैं बस उन शब्दों को, उन भावों को अभिव्यक्ति दे रहा हूँ जो बच्चे सोचते हैं, और उम्मीद करता हूँ आप अपनी पूरी जर्नी बड़ी ईमानदारी के साथ बच्चों के समक्ष रखेंगे ताकि बच्चों को निर्णय लेने में बड़ी आसानी रहती है। अच्छा, मैं बात शुरू करूँ उससे पहले मैं आप दोनों से अलग अलग जानना चाहूँगा। पहले मैं ठाकर आपसे जानना चाहूँगा, दो आपकी 7वीं रैंक है राजस्थान पूरे में, और जब रिजल्ट आया उस समय आप कहाँ थे और कैसा, पहले किसने बताया, किसको कॉल किया, कैसा लग रहा था? मतलब रिजल्ट आया तब सर मैं रूम पे ही था। पहले रिजल्ट आ रहे थे तो फिर लगभग शाम के समय आते हैं, तो फिर ये था कि अभी आएगा अपना, आएगा अपना, आएगा। काफी दिन से इंतजार कर रहे थे। लगभग टाइम भी ऐसा है कि 7:30 बजे आ जाता है रिजल्ट, शाम को आता है। हाँ। तो उस समय, उस दिन मतलब पहले मार्क्स वगैरह आ गए थे बाकी सब्जेक्ट के, तो हम ऐसा उम्मीद नहीं थी कि आ जाएगा। और तो वैसे मैं ऐसे बैठा था तो फिर एकदम मैंने कहा साइड देख लेता हूँ। जैसे मैंने साइड सर देखी तो उसमें आ रखा था, तो पहले मैंने मेरिट देखी, मेरिट कितनी है, तो मेरिट देखी, फिर मेरिट देखा तो 297 ओबीसी थी। तो फिर इतना भरोसा हो गया कि हो गया, लेकिन रैंक कौन सी पता नहीं। तो मैंने ऊपर से रोल नंबर सर्च किए तो फिर रैंक 7वीं थी। तो मैं वैसे ही रूम के अंदर था और मेरा जो रूममेट है वो बाहर बैठा था, तो मैं से वहां से दौड़ के आया दौड़ के सीधा उसके पास गया। मैंने कहा 7वीं रैंक से हो गए। फिर मैंने आपको फ़ोन किया और आपने कहा था बहुत बढ़िया है। फिर पापा को फ़ोन किया था। कैसा लग रहा था? बहुत बढ़िया सर। उस दिन तो मैं रात को 3-4 बजे तक नींद नहीं आई थी। ऐसा लगा कि जो लंबे समय से जो मेहनत कर रहे थे, कि मेहनत के बाद सफल हो जाते हैं, ऐसा लगा? हाँ बिल्कुल सर। पहले लगता नहीं होगा शायद, बट रिजल्ट आते ही ये बात प्रमाणित होने लग गई। आपने पहले बोल दिया था कि तेरा हो जाएगा टॉप 10 में नंबर, मैंने आपको बता रखे थे, लेकिन ऐसा खुद विश्वास नहीं था कि क्या होगा, पता नहीं, सीट कम है। जिस दिन वो हुआ, डर रहते हैं थोड़े बहुत। आप क्या कर रहे थे उस समय? मैं उस समय लाइब्रेरी था। किसकी तैयारी कर रहे थे? अभी तो सेकंड ग्रेड? नहीं, मतलब फिलहाल तो नहीं कर रहा था, अभी महीना भी बचा था, तो मैंने महीना बाद देखेंगे। अभी तो आरएस की कर रहा था वापस। अच्छा, आरएस का जो प्री है नवंबर में। हाँ, इसकी कर रहा था। और रिजल्ट आया, 12 के देखा, फिर कट ऑफ देखी, उसने बताया, मैंने कहा इसमें हो तो गया आराम से, क्योंकि मार्क्स साथ में थे दोनों? नहीं, लाइब्रेरी अलग अलग तो देखा, फिर सर्च किया, 8वीं रैंक थी। घर पे कॉल किया, पापा ने अटेंड नहीं किया, बिजी थे। तब तक बड़े भैया के सामने से कॉल आया, तेरे 8वीं रैंक लगी। उन्होंने देख लिया। अच्छा तो मुझे आप प्रेम पहले ये बताइए, आप थोड़ा सा अपना फैमिली का थोड़ा बताइए कि घर में कौन कौन है? मम्मी पापा है, दादी है और भाई बहन है। सब सेटल है मतलब? सब सेटल है। पापा भी जॉब में है? पापा टीचर है, शिक्षक है। ओके। और बड़े भैया वो सीएचओ लगे हुए हैं। हाँ। और मेरे और एक बीच के भैया वो खेती का काम करते हैं, घर पे रहते हैं। ठीक है। दोहरी मना से है ना?
केकड़ गाँव केकड़ से, ओके ठीक है। फिर आपका स्कूलिंग का क्या रहा, एजुकेशन? स्कूलिंग 1 से 8वीं तक तो गांव के सरकारी स्कूल में। 10th कहाँ से करी? और 9 से 12 तक विजय मेमोरियल स्कूल धोरी। 10th में क्या परसेंटेज थे? 12th मेरा 2nd डिवीजन है। 2nd डिवीजन। परसेंटेज कितने थे? परसेंटेज 59। 59, मतलब मेरे 49 थे। किस साल करे आप किया 10th? 2017। और 12th? 2017 में। 10th 15 में। 10th 15 में। 12th में कितने परसेंटेज? 12th में 75 है। फिर साइंस बैकग्राउंड से। अच्छा, 12th में साइंस थी? फिर साइंस थी। फिर कॉलेज? फिर कॉलेज नॉन कॉलेजिएट किया था जयपुर से। ग्रेजुएशन में क्या सब्जेक्ट थे फिर? हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी। और ये हो गया आपका 20 में? 2020 में हो गया। उसके बाद बीएड? उसके बाद बीएड वहीं जयपुर से करी 22 में। 22 में। तो फिर कंपटीशन में कब आए? कंपटीशन में ग्रेजुएशन के दौरान ही, ग्रेजुएशन कंप्लीट करते आ गया था। 2020 में आरएस की तैयारी स्टार्ट कर दी थी। और फिर जैसे ही ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई तब तक वो आरएस पर ही लगा, क्लियर किया, एक मेंस दे दिया था। आरएस में कहाँ तक पहुंचे? मेंस दिया था, इंटरव्यू कॉल नहीं हुआ था। अच्छा, 2 मेंस दिए, 1 दिया? 2 दिए। 2 मेंस दिए। हाँ। और इसके अलावा कौन से एग्जाम्स दिए? एसआई का दिया 2021। उसमें फिजिकल नहीं हुआ था, फिजिकल पेपर क्वालिफाई। अच्छा, जो अभी रद्द भी हो गए। हाँ वही। और फिर सेकंड ग्रेड की कितने टाइम तैयारी करी? सेकंड ग्रेड फिर 2022 का जो आरएस मेंस था वो मार्च 2022 में था। वो देने के बाद इंटर्नशिप चल रही थी। फिर गांव आ गया महीने भर के लिए। उसके बाद वैकेंसी आ गई थी अप्रैल में। ठीक है। उसके बाद अप्रैल में आने के बाद वापस जयपुर गया। फिर अब स्टार्ट करनी थी तो कहाँ से शुरू करें। फिर यूट्यूब पे देखते थे, आपका वीडियो देखा रणनीति वाला, कैसे क्या करना है, कैसे करना है। रणनीति वाला? हाँ। रणनीति ऐसे हेल्प करती है क्या? करती सर, उसमें बुक लिस्ट भी थी साथ में, थी ना वो। हाँ ठीक है। तो बुक लिस्ट देख के मार्केट से परचेज की। फिर वो 2022 वाले में 4 महीने तैयारी करी थी। उसमें तो वेटिंग में रह गया था, फाइनल नहीं हुआ था। ओके। फिर इसमें इसकी तैयारी साल भर कर ली? इसकी साल भर कर ली। ठीक है। और अभी आपकी 8वीं रैंक से? 8वीं रैंक से। आपका क्या फैमिली बैकग्राउंड रहा ठाकर? मेरे घर में मेरे पापा है, मेरी मम्मी है, एक बड़ा भाई है और एक छोटी बहन है। भैया की शादी हो रखी है, उनका एक लड़का भी है। भैया 2-3 साल से सोलर में काम करते हैं और बहन घर पे सिलाई करती है, 10वीं तक पढ़ी, उसके बाद पढ़ाई में नहीं ज़्यादा इच्छुक नहीं है। ठीक है। और मम्मी घर का ही काम करती है, पापा खेती करते हैं, बाकी समय गुजरात पे पोरियों का वहाँ काम करते हैं। और स्कूलिंग मेरी 8वीं तक घर के पास ही है, वहाँ से 8वीं तक वहाँ से हो गई थी। और 6वीं और 7वीं मेरी इतनी रुचि नहीं थी तो मैं स्कूल जाता नहीं था। 2 साल में घर से भेजते, मैं ऐसे ही मतलब बंक मार लेता। या फिर 10th कब करी? 10th मैंने 2018 में की थी। कहाँ से करी? घर से थोड़ा दूर स्कूल है, वहाँ से वो साइकिल पे जाता था। कितने परसेंटेज बने? उसमें 82%। और 12वीं के अंदर है 85%। 12वीं कब करी? 12वीं मैंने की 2020 के अंदर। 20 में। और उसके बाद आगे यहाँ गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लिया था और यहाँ पर 23 में मेरी बीए हो गई थी। यहाँ तो मुझे पता आप रेगुलर क्लास आते थे। हाँ। और उसके बाद बीएड मैंने महेश कॉलेज से या बाड़मेर से की। बीएड का रिजल्ट आया था आपकी परीक्षा से 2 दिन पहले आया। 2 दिन पहले 5 सितंबर को। इस तरह से पूरा आपका हो रहा। फैमिली में ऐसे आप जैसे आप कह रहे हैं पापा जी गुजरात में बोरियां उठाना, गाड़ी वगैरह, ये नॉर्मल जो अनस्किल्ड काम है ये करते थे, तो फिर इनकम का थोड़ा सा सोर्स मुझे जिस हिसाब से आप बता रहे हो उस हिसाब से थोड़ा कम लग रहा है। फिर कैसे मैनेज किया? ऐसे जरूरतों को सीमित किया या फिर मम्मी पापा ने जैसी आपकी जरूरत थी वैसी पूरी करते रहे? भाई मेरा इतना ज्यादा कुछ ख्वाहिश नहीं थी कि पापा का सपना पूरा करना है। मेरे पिताजी पढ़ाई में अच्छे थे और मतलब वो पढ़ नहीं पाए क्योंकि उनकी परिस्थितियां बहुत विपरीत थी। तो पापा का ये सपना था कि मेरा नहीं हुआ तो मेरे लड़के का जरूर हो जाएगा। तो इतनी ख्वाहिश नहीं थी, बस जो इन स्थितियों ने आपको बहुत मोटिवेट किया क्योंकि जो हालात मेरे पिताजी अब झेल रहे हैं वो मुझे नहीं झेलना। पापा खुश हुए परिणाम सुन के? बहुत खुश हैं और बोल रहे हैं कि तेरा सिलेक्शन नहीं है, मेरा सिलेक्शन। अभी पहली सैलरी से क्या करोगे? पहली सर मैंने जैसे हमारे मंदिर में बोल रखी, सेकंड मम्मी पापा को, उसके बाद पापा को आप मजदूरी से दूर कर दोगे? पापा को दूर कर दूंगा, पापा को घर पे बैठा दूंगा। अब उनको रेस्ट करो, बढ़िया। ये पिता के लिए पुत्र का इस तरह से सफल होना, उनका ना
उनका जीवन सुधर जाता है। कि हालांकि ऐसा नहीं है कि आपके इनकम से उनको कोई मतलब नहीं है, बट उनकी संतान आपके सामने, उनके सामने आज इस दौर में जब बच्चे गेमिंग खेलते हैं, नशे करते हैं, हर दिन पुलिस आती है, अपराध की दुनिया में बच्चे घुस गए हैं, उस दौर में अगर किसी का बच्चा गवर्नमेंट जॉब में आता है तो उस पिता के लिए मुझे लगता है इससे बड़ा गर्व का कोई विषय हो नहीं सकता। चलो हम बात को आगे बढ़ाते हैं। तो मैं अगर आपसे वापस बात को शुरू करूँ, सामाजिक में 8 सब्जेक्ट है, क्योंकि मैंने भी तैयारी करी थी, मैं 5 साल सेकंड ग्रेड सामाजिक रहा भी, मेरा पसंदीदा विषय भी है सामाजिक। तो मैं अब ओल्ड जनरेशन का हो गया, अभी पेपर के पैटर्न भी बदल गए। आपने 8 सब्जेक्ट को कैसे मैनेज किया एक साथ? क्या शेड्यूल, टाइमिंग क्या, शेड्यूल क्या रहता था? शेड्यूल सर, मैंने इनकी पूरी प्रिपरेशन कोचिंग से ऑफलाइन की है, तो उसमें एक साथ वैसे होता नहीं है, 2-3 सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। कोचिंग में पढ़ के जाते थे, उसके बाद क्या करते? कोचिंग में जैसे रूम पे जाता और खाना वगैरह खा लेता, उसके बाद में 3 या 4 घंटे लग, जो पढ़ाया दिन को वो शाम पूरा याद करते थे, अच्छे से पढ़ते थे, पूरा पढ़ता। ठीक है। और सुबह उठता 6 बजे 8 में पढ़ने बैठ जाता, 6 बजे से लेके 12 बजे तक मैं जो मतलब पहले पढ़ा हुआ ना, जो उसमें काफी गैप हो गया पढ़ने में, उसको पूरा रिवीजन करता रहता। जैसे गैप ज्यादा होता उसको आगे आगे पढ़ते जाता, ठीक है। और जो कोचिंग में पढ़ता उसको रेगुलर कंटिन्यू उसको बराबर याद करता है। और कोचिंग आपने कभी मिस नहीं की? इस बात का मैं गवाह हूं, मैंने एक भी क्लास मिस नहीं की क्योंकि मैं पूरी क्लासेस में देखा है, ठाकर आगे बैठा होता था और इसने अपना बढ़िया कर लिया। तो ऐसे रात को पढ़ते थे या सुबह जल्दी उठना? रात को, पहले मैं रात को 2 बजे तक पढ़ता, सुबह 8 बजे उठता, फिर 1 बजे तक पढ़ता, फिर कोचिंग आता, चलता रहता था नॉर्मल शेड्यूल चेंज होता था। और कोचिंग पूरी हो जाने के बाद में फिर आपने सेल्फ स्टडी में भी फिर डेली सामाजिक के कितने विषय साथ रखते थे? मेरा ये है कि मैं जिस दिन पूरा विषय उठाया उसको पूरा करके दूसरे दिन दूसरा। अच्छा, ऐसे उठाते, ऐसे पढ़ते, अलग अलग टाइम नहीं दिया मैंने। आपका कैसे शेड्यूल रहता था? मेरा शेड्यूल सर, मैं सुबह तो 7 बजे उठता, सुबह का जो टाइम था 7 से 12 तक फर्स्ट पेपर यानी जीके को देता था, और उसके बाद वापस खाना डेली, और दिन को रेस्ट करने के बाद वापस 3 बजे से लाइब्रेरी, फिर सेकंड पेपर में एक सब्जेक्ट को देता। एक सब्जेक्ट पढ़ते डेली एक सब्जेक्ट, मतलब 4 घंटे और एक सब्जेक्ट, 4 से 8 बजे तक। फिर शाम का खाना, फिर शाम को करंट यार, फिर और कुछ जो नई चीज़ है IR वगैरह, वो 3 भागों में डिवाइड था। 3 भागों पूरा दिन डिवाइड। पूरी कंसिस्टेंसी रही, मतलब कभी बीच में कहीं ऐसे फंक्शन वगैरह नहीं? कहीं नहीं गए, दोनों कहीं नहीं गए। आपका स्कोर क्या था? मेरे स्कोर फर्स्ट पेपर में 63 क्वेश्चन थे, मतलब 126 मार्क्स, शानदार मार्क्स थे। और सब्जेक्ट के अंदर 92 क्वेश्चन थे, मतलब 308 के आसपास, 308 67 309 के आसपास। आपका क्या था? मेरा फर्स्ट पेपर के अंदर 120 नंबर है। 120, 60 क्वेश्चन, ठीक है। और सेकंड के अंदर 190 नंबर। 190 नंबर है, मतलब कितने हो गए? 95 क्वेश्चन। अच्छा स्कोर है दोनों का। तो आपका फिर ये टाइम टेबल इस हिसाब से दोनों का रहता था। ये ऐसी पढ़ाई कितने महीने करी? लगभग साल भर करी या? साल भर, सेकंड ग्रेड की तो प्रॉपर ही हूँ। आपकी कितनी रही है? मैंने 0 से स्टार्ट की थी, अप्रैल 2024 से। आपने कौन कौन से एग्जाम दिए पहले? मैं PTT के सिवा कुछ नहीं। कोई नहीं, ये पहला एग्जाम था जीवन का? पहली तैयारी थी। और उम्र कितनी है? उम्र अभी 23 साल हुआ जस्ट। और कंप्लीटली मतलब ये तैयारी शुरू किस महीने में हुई थी? कोचिंग ज्वाइन कब में? 15 अप्रैल को कोचिंग का पहला दिन था। 15 अप्रैल 2024। और परीक्षा हुई थी सितंबर 2025 में। 25 को, मतलब 1.5 साल भी नहीं। 15 महीने। उसमें भी 1-2 महीने शुरुआत में इतना वो। फिर बीएड के एग्जाम वगैरह भी होते थे ना? हाँ बिल्कुल, साथ में सेमेस्टर वगैरह, वो उसमें प्रैक्टिकल सब। तो इतने में हो गया। आपने भी लगभग साल भर पूरा कर लिया? हाँ, सेकंड के साल भर RS करी थी तो बेस मजबूत था, तो साल भर में ये हो गया बस। कंटेंट क्या रहा आपका? मेरा कंटेंट सेकंड पेपर के लिए? सेकंड पेपर के लिए ये हिस्ट्री आपसे पढ़ी, और ज्योग्राफी आपसे पढ़ी, उसके बाद इकोनॉमिक्स है वो भी आपसे पढ़ी। 3 तो मैं पढ़ाता हूँ। 3 आपसे ऑनलाइन? आपके भी 3 यही रहे। और उसके बाद पॉलिटी है। पॉलिटी की तो मैंने वो लक्ष्मीकांत पढ़ रखी थी सीधे संविधान में। तो सिद्धांत वगैरह थे वो? सिद्धांत में नाथ के लेके आया था, वैसे ठीक थी वो? ठीक, एवरेज। मतलब कुछ पेपर ही ऐसा ही आ रहा है, बेचारे नाथ वाले भी क्या करें। वो मैंने इनको क्लास में एक बार बोला था, मैंने कहा टाबरो बाकी तो सब ठीक है, एक पॉलिटी का ध्यान रखना, कहाँ से आएगी बाकी मैं गारंटी देता हूँ।
80-90% प्रश्न आ जाएंगे, शायद ऐसा ही हुआ है ना। पॉलिटी में स्कोर भी ज्यादा नहीं हुआ था, काटपीट के 2 क्वेश्चन नहीं बचे थे किसी पॉलिटी में। और सोशियोलॉजी जसकंड से पढ़ी और उसके साथ में राजेंद्र सर की बुक पढ़ ली। अच्छा, राजेंद्र सारन की बुक। अच्छा ठीक है। और फिलोसॉफी पुष्पा सारस्वत। और वो अपने लोक प्रशासन बच गया, लोक प्रशासन नरेंद्र धाकड़ सर की किताब। लिमिटेड था कंटेंट, ये लिमिटेड था। इन पे जो बाकी आपसे पढ़ी उनमें नोट्स के अलावा कुछ पढ़ा नहीं था। बाकी जिनसे पढ़ी उनके साथ में एक एडिशनल बुक एक रखी, ज्यादा नहीं रखी। मेरे पास तो वैसे ही सफिशिएंट था। तो याद कर ले तो भी खूब होता है। मैंने 2 बार एग्जाम दिया था, वो 22 वाला रिया वाला, ट्यूशन बाहर गए नहीं। शानदार, कुछ समझ आधारित होते हैं तो क्लास में समझे भी होते हैं तो वो हो जाते हैं। आप ऑफलाइन तो नहीं आए थे? ऑफलाइन में आज पहली बार मिल रहा हूँ आपसे। ऑनलाइन ही पढ़े थे? ऑनलाइन। और आपके कंटेंट क्या रहा कोचिंग के अलावा? मैंने कोचिंग से ऑफलाइन किया था पूरा। आपने जो पूरे नोट्स लिखे हाथ से? हाथ से लिखे हैं वो तो मैंने देखे थे, क्लास में लिखे हैं पूरे। और एडिशनल कुछ सेकंड पेपर के लिए? सेकंड पेपर में हिस्ट्री तो आपसे पूरी आपसे पढ़ी है, भूगोल सुरेश जी और आपसे पढ़ी, इकोनॉमी पूरी आपसे पढ़ी है। और फिलोसॉफी में मैंने पुष्पा सारस्वत की बुक लेके आया था, लेकिन उसमें एक बार पढ़ा था, जिसमें नए जो भी मेरे को पॉइंट मिले थे वो मैंने नोट्स में ऐड किए थे। बार नहीं पढ़ा, क्योंकि नोट्स पे मुझे भरोसा था। जो चीज़ नहीं मिली वो मैंने ऐड करता गया। और लोक प्रशासन में नरेंद्र धाकड़ सर की थी, उसमें भी मैंने जो नया था वो ऐड किया था। तो मैंने 3-4 लाइनें ऐड की थी और वही 1-2% उनमें से आए थे। अच्छा। और शिक्षण विद्या मैंने वीरेंद्र जी सर से पढ़ी है। और बाकी लगभग कोचिंग गई था। फर्स्ट पेपर में कैसे किया आपने? फर्स्ट पेपर मुझे अंतिम 3 महीने का समय मिला था, तो ज्यादा कर नहीं पाए। मनोविज्ञान मेरा आपने 1 महीने रीड के लिए छुट्टियां रखी थी बैच के अंदर, क्या रीड फ्री कर लो, तो उसमें मैंने मनोविज्ञान बढ़िया कर लिया। और करंट मैं आपसे पढ़ा था ऑनलाइन, वो चल ही रहा था। हाँ, और इकोनॉमी भी आपसे ही थी। बाकी आप 23 के बैच के जो नोट्स थे उसको मैं प्रिंट करा लिए और उस नोट्स को पढ़ता गया। आपका स्कोर अच्छा है फर्स्ट पेपर में, कैसे किया था? वो आरएस का थोड़ा फायदा, वो तो आरएस का बेस मौजूद था। और बाकी कुछ एडिशनल किया था इसके लिए कि अलग से कुछ लाके ऐसा कुछ, या वही आरएस वाला ही वापस देख लिया था? मोटा मोटा में वही काम आ गया था। बाकी करंट था, करंट तो डेली चेंज हो जाए तो वो जो बुक लेना है। आप दोनों को एक कॉमन प्रश्न, जैसे मैं अलग अलग जवाब चाहूंगा कि एक नया बच्चा है, सिलेक्शन के लिए सामग्री की अधिकता जो है वो जरूरी है कि भाई सब पूरे 100% सवाल आए, ऐसे 15-20 किताबें लाए, या जो आपके पास में है उसको ढंग से याद किया जाए? दोनों में से ज्यादा जरूरत कौन सी नजर आती है? मेरा इसमें एक फॉर्मूला रहता है, मिनिमम कंटेंट मैक्सिमम रिवाइज। ठीक है, तो उसमें से भी हो जाता है, क्योंकि जो भी कंटेंट होगा उसमें 80% आ ही जाएगा और कट ऑफ 70% क्रॉस नहीं करती। एग्जैक्टली। तो आज के आपका क्या मत है? मेरा एक इसमें लाइन है कि अगर आप 10 किताब को एक बार पढ़ते हैं उससे ऐसा है कि ये किताब को 10 बार पढ़िए। कंटेंट लिमिटेड रखो, और जो है कंटेंट उस पर भरोसा रखो। आप पुराने पेपर में लेते रहिए, उस पर प्रैक्टिस करते रहिए। जितने पुराने पेपर उसको प्रिंट करवा लो, उस पर प्रैक्टिस करते रहो। तो कोई चीज नहीं है तो आपको वैसे भी 500 नंबर लाने नहीं, आपको 300 नंबर पार करना। आज की पीढ़ी क्या गलती करती है प्रेम, आपको क्या लगता है? आप नई पीढ़ी के बच्चे हैं, लाइब्रेरी देखी है, आपको कॉमन क्या प्रॉब्लम लग रही है कि ये बच्चे वास्तव में ऐसे गलती कर रहे हैं? एक तो आजकल सर पब्लिकेशन वाले बहुत ज्यादा है, और मार्केट में सबकी रहती है, सब वैकेंसी की बहुत सारी बुक्स रहती है। हाँ, खैर वो हाँ ठीक है, तो भटक जाते हैं बहुत सारी, टिक कर लेते हैं, एक बार पढ़ पाते हैं तो उनका रिवाइज नहीं होता है, तो एक्यूरेसी नहीं बैठ पाती है। सही बात है। एक तो कंटेंट सिलेक्ट उनकी गलती हो जाती है। दूसरी बात, कई लाइब्रेरी जाते हैं, वहाँ ग्रुप बन जाते हैं, दोस्त बना लेते हैं, फिर वहाँ पढ़ते नहीं है, चाय पीने चला जाते हैं। मैं जाता तो मेरा सिस्टम एक ही दोस्त था लाइब्रेरी में, उनसे बात कर लेता था कभी, बस। तो सही कंटेंट का चयन आपके अनुसार कैसे हो सकता है? वो तो सर उचित मार्गदर्शन लीजिए, जाना चाहिए, किसी गुरु का परामर्श भरोसा करना जरूरी है। आपके अनुसार अच्छी क्या गलती करे? आप लाइब्रेरी गए? मैं लाइब्रेरी नहीं गया, मैं प्रॉपर रूम पे ही पढ़ा था पूरा। फिर भी आज जैसे आप क्लास में बैठते थे, अपनी क्लास में भी काफी सारे बच्चे थे, क्या गलतियां रखती थी? जैसे आपको क्या लगता है? एक है कि लोग मतलब निरंतरता नहीं होती, निरंतरता रखते नहीं, किसी ने 15 दिन आया, दूसरे दिन नहीं आएगा। सही बात है। और एक ये है कि कोचिंग आएंगे तो फिर वो दोस्त बनाएंगे, फिर वो 2 बार जाएंगे तो दूसरा भी उसको भी साथ लेके जाएंगे। अच्छा, ये भी रहता है ना। और जैसे 5 दिन अगर कोचिंग नहीं है तो 5 दिन के नोट्स नहीं लिखे तो फिर वो उनका बढ़ता जाएगा वैसे। और सबसे बड़ी ये है कि मतलब एक भरोसा नहीं होता है, और अंतिम मेरे साथ दोस्त भी हैं मेरे, लेकिन वो खुद पे विश्वास नहीं होता। खुद पे विश्वास बहुत जरूरी है। कम सीट है कैसे होगा,
या दूसरी भर्ती थी उसको से भटक जाना, एक से अधिक भर्तियों की तरफ देखना, ऐसे खुद पे भरोसा रखना, नोट्स पे भरोसा रखना, और मोबाइल का लिमिटेड यूज। आपके पास मोबाइल का था अकाउंट वगैरह? मेरे पास मोबाइल था, लेकिन सोशल मीडिया मेरे अकाउंट मैंने डिसेबल्ड कर रखे थे, डिलीट कर रखे थे पूरे ऐप, बाद में यूज करेंगे। और टेलीग्राम पे अभी तो कर रहे हैं, मैंने फोटो देखे हैं। नहीं आप करिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपके अकाउंट वगैरह थे, एग्जाम से पहले पूरे डिलीट कर देता, और बाकी फोन को बहुत कम स्क्रीन टाइम तो वगैरह करते थे, टेलीग्राम पे वगैरह ये नहीं? टेलीग्राम पे नहीं, और पीडीएफ इकट्ठी करना ये सब नहीं किया। और बाकी आजकल जो ट्विटर है, ट्विटर तो बहुत कभी 1 महीना यूज किया, मुझे लगा ये तो बहुत खराब है, मतलब उनमें वो बहुत भ्रांतियां तो चलती रहती है। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। जैसे कोई नया बच्चा है, मैं अलग अलग सवाल करूंगा। नया बच्चा है और उसको सामाजिक हो या किसी भी परीक्षा में सफल होना है, इस वर्तमान पैटर्न को देखते हुए, तो उनको कौन सी 3-4 ऐसी बातें हैं जिसको ध्यान रखना चाहिए? आपको क्या लगता है कि अगर बच्चा ये चीजें कर लेगा तो उसका सिलेक्शन हो जाएगा? सबसे पहले तो उसको मतलब प्रॉपर सिलेबस निकाल के उसके अकॉर्डिंग, मतलब लिमिटेड कंटेंट, ठीक है, किसी भी को जिसका भी लाता है उसको भरोसा करके उसको रिवाइज करेगा। और दूसरी बात है निरंतरता, लगातार बना परीक्षा तक। तो किसी वैकेंसी के 1 साल से 1.5 साल तक समय दे देगा ना, तो उसमें आराम से चयन हो जाएगा कोई। और तीसरी बात कि इधर उधर की बातें जो एग्जाम से पहले होती है, हाँ सही बात है, कि आगे बढ़ जाएगा, वो हो जाएगा, उन चीज़ों बिल्कुल ही ध्यान नहीं, फुल मैच्योरिटी के साथ उसके फोकस करना। एग्जाम जो डेट दे रखी आरपीसी ने उस पर, तो आराम से। आपको क्या लगता है, और कोई नई बात इसमें से ऐड करना चाहो? इसमें से मेरा मानना है कि प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। हाँ, प्रैक्टिस। उसमें आप कैसे प्रैक्टिस करते हैं? मैं ये पुराने पेपर आते हैं 2011 के सेकंड पेपर में, फर्स्ट पेपर सेकंड में, ठीक है, वो सारे मेरे पास पेपर थे। जैसे जो टॉपिक पढ़ा उसमें जैसे मैं दिन को रिवीजन किया, तो शाम को जैसे उसको पूरा पेपर, पुराने प्रश्न कैसे आए हैं, उसका पैटर्न क्या है, पैटर्न चेंज होता है लेकिन उनका मैटर लगभग सेम ही है, सिलेबस सेम ही है, तो उसको रात को आधा घंटा मैं हर दिन डेली प्रैक्टिस को देता। आप करते थे ऐसा? मैंने पीवाईक्यू देख के, बाकी ये जो मार्केट में एमसीक्यू चल रही है तो नहीं देख। पीवाईक्यू देख, पीवाईक्यू देख रेगुलर रहता था जैसे 10-20-50%? 10-20 हाँ देखते थे। और दूसरी सबसे ध्यान रखने की बात यह है कि जैसे आप शादी या फंक्शन प्रोग्राम में जाओगे तो वहाँ सोशल कम होना, वहाँ एक दिन जाओगे लेकिन आपके वो दिमाग चीजें 5-6 दिन आपके दिमाग में रहेगी, अवॉइड करना चाहिए, बिल्कुल उनको अवॉइड। ऐसे नहीं, मतलब एग्जाम से पहले तो नहीं, ऐसे तो जाते थे, मतलब परीक्षा से 5-6 महीने पहले सब अपने आप को लॉक किया हुआ। लॉक किया बहुत। मैं 2 साल से किसी प्रोग्राम में नहीं गया आज तक। आप तो नहीं गए? कोई प्रोग्राम में नहीं गए, मेरे घरों के अंदर सासा के लड़के वहां भी नहीं गए। अच्छा, याद कैसे करते थे आप? बोल के, लिख के, या चीजों को? इतने 8 सब्जेक्ट है उनको। मैं खुद इस बात का भुगत भोगी हूँ कि सामाजिक में इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो ज्योग्राफी निकल जाती है, ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो साइकोलॉजी फिलोसफी निकल जाती है। इसको कैसे मैनेज किया? ऐसे मन में डर नहीं लगा कि यार कुछ याद ही नहीं? ऐसे शुरुआत में सर, जैसे कोचिंग में जो पढ़ा था ना वो रेगुलर डेली याद करते थे, वो तो हो गया, ठीक है। कोचिंग टाइम में जितना पढ़ा वो सारा याद करते थे। याद कैसे करते थे? मतलब लिख के या बोल के, या वैसे अंतर्मुखी, मन ही मन में रिवीजन। और जैसे एक पेज पढ़ा और फिर उसको दिमाग में ऐसे याद करते हुए कितना याद है, कहाँ पर क्या लिखा हुआ है। एक समय ऐसा था कि मुझे पूरी कॉपियां लाइन टू लाइन याद थी। वो मुझे उस बात का तो मैं गवाह हूँ। खैर, और डिस्कशन करते थे साथियों? डिस्कशन ज्यादा नहीं करता, लेकिन मेरे साथ में जो रूममेट था वो, जैसे उसको मैं ये बोलता था इस कॉपी में कहीं से भी प्रश्न पूछ, मैं जवाब दूंगा, कहीं से भी पूछ। तो वो जैसे पूछता, मेरे को अगर उस प्रश्न का उत्तर नहीं आता तो फिर मेरे को लगता है इसका रिवीजन अब करना है, तो फिर मैं दूसरे दिन उसका रिवीजन करता। आप कैसे बात करते थे? मैं तो सर जैसे एक सब्जेक्ट कंप्लीट किया तो मतलब 1 महीने का शेड्यूल बना लेता था कि ये 2 सब्जेक्ट करने, फिर 2 सब्जेक्ट इसका 1 का रिवीजन करना, और ऐसे 1 महीने का पूरा शेड्यूल बना लेता था उस हिसाब से, ताकि एक सब्जेक्ट पढ़े ज्यादा पुराना समय नहीं हो जाए, वरना 8 सब्जेक्ट है, 2 महीने पढ़े तो पिछला भूल जाते हैं। कॉन्फिडेंस रहता था कि याद है, सब कर लेंगे। वो टेस्ट लेते तब कॉन्फिडेंस आता था कि याद, अदरवाइज पूरे टाइम क्या चलता था? अदरवाइज याद है कुछ नहीं पढ़ा। टेस्ट देते तो लगता क्वेश्चन सही होता था, ठीक है याद है चीजें। हाँ, और बिना जैसे ऐसे होता है कि पता नहीं कितना याद है, एग्जाम में होगा कि नहीं होगा, ये डर तो हमेशा ही रहता था। आजकल के बच्चों को ऐसे बच्चे मैसेज करते हैं मुझे
कि सर ऐसा लगता है कुछ भी याद नहीं, ऐसा आपको भी लगता था? ऐसे एग्जाम से पहले इतना पढ़ने के बाद में भी? और वैसे भी कौन सा 100% तैयार करना है, बिल्कुल। 60-70 में अपना काम हो जाता है। सिलेबस 100% पढ़ते हैं, जितना याद रहता है उससे हो जाता है। हो जाता है, आराम से हो जाता है। तो कुल मिला के अगर छोटी छोटी बातें ध्यान रखी जाए और हिम्मत के साथ में साल भर बढ़िया मेहनत करे तो नया बच्चा भी आराम से सिलेक्शन ले सकता है। हालात इतने ज्यादा बीच में आते नहीं। और बाकी जो आज की जनरेशन है उनमें डिस्ट्रैक्शंस बहुत है। आप भी उस पीढ़ी के बच्चे, आपने इन डिस्ट्रैक्शंस को कैसे दूर किया कि भाई अपने को मोबाइल से दूर रहना है? आपका क्या मोटिवेशन था इसके ऊपर कि भाई अपने आप, जैसे आपने कहा मैं 2 साल किसी कार्यक्रम में नहीं गया, हाँ। या मोबाइल से अकाउंट थे तो मैंने डिलीट कर, अकाउंट डिलीट करने में बहुत हिम्मत चाहिए होती है, ये हिम्मत कहाँ से आ रही थी? सर शुरुआत में ऐसा नहीं था कि जैसे डिलीट कर दूंगा, लेकिन जैसे जैसे टेस्ट, कोचिंग टेस्ट होते थे तो उसमें हम दोस्तों के रैंक में कंपटीशन होता था, तो कई बार ये है कि मेरी रैंक जैसे टॉप 10 से बाहर चली जाती, तो फिर उसमें उस दिन अंदर ही अंदर गुस्सा आता, तो फिर मैं उसको डिलीट कर देता। और फिर उस रैंक में ऐसे था कि फर्स्ट रैंक लानी है मेरे को, तो फिर अंतिम समय में लगातार फर्स्ट रैंक मेरी होती। वो चीजें मोटिवेट करती। आपने कैसे अपने इस डिस्ट्रैक्शन को दूर रखा? डिस्ट्रैक्शन सर, पहली बार जब मैंने डिलीट किया ना सोशल मीडिया अकाउंट, तो मुझे दिमाग से रियलाइज हुआ कि वो खालीपन महसूस हो, मैंने किया बहुत ही वाइड है। धीरे धीरे उसको मतलब 1-2 महीने बाद डिलीट किया, बस महसूस ही नहीं हुआ। और बाकी मोटिवेशन तरह है कि हम ग्रामीण परिवेश से आते हैं, पढ़ाई बड़ा मोटिवेशन क्या होगा? इससे बड़ा क्या मोटिवेशन होगा कि पिताजी काम कर रहे हैं तो उनको रेस्ट देनी है, तो इससे बड़ा मोटिवेशन क्या होगा? और आपके लिए भी था कि यार मेहनत दे रहे हैं 4-5 साल से, दबाव भी होता है कि फिर आप क्या कर क्या रहे हो, ये सोसाइटी का दबाव भी रहता है, तो उसका खैर वो इससे बड़ा मोटिवेशन क्या ही होगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम अच्छे से करते हैं तो हम आराम से कर लेते हैं, ऐसा कोई इश्यू नहीं है। आजकल 40% का एक बनाया हुआ कि भाई 40% नंबर भी नहीं आते, बहुत मुश्किल होता है। कई बच्चे ऐसे परीक्षा हॉल में गलतियां कर देते हैं। तो आपने अपने आप को हॉल में कैसे मैनेज किया? एग्जाम हॉल में ऐसे डर वर लगा था? कोई ऐसे प्रश्न भी थे जिसमें आपने आते आते गलत कर दिए हो, ऐसा कुछ हुआ था? कितने प्रश्नों पे हुआ ऐसा? लगभग कुछ ऐसे प्रश्न भी थे सर, मैंने पहले सही करके बाद में गलत कर दिया, और कुछ ऐसे थे पहले गलत करके बाद में सही कर दिया। ऐसे 2-3 प्रश्न। डर रहता है एग्जाम हॉल में? डर बिल्कुल होता है उसमें, तो एक जोड़ बाकी का भी गलत किया है मैंने। कौन सा? माध्यिका वाला। अच्छा, माध्यिका वाला एक ही सरल आया था। उसमें 162 में से 135 घटाने थे मेरे, 27 आने थे मेरे, 32 आ गए, और मैं उसको कर दिया। और बाकी एग्जाम हॉल में सबसे बड़ी बात यह कि फालतू किसी डिस्कस नहीं करना है। आपको 1 घंटा में सोना नहीं है, उसमें अगर सो गए तो फिर आपका दिमाग 2 घंटे फिर काम नहीं करेगा। बाड़मेर में कितना चेंज आ गया शिक्षा के मामले में? पहले बाड़मेर बहुत बढ़िया सर। और अभी अपन बैठे थे 10-15 लोग साथी थे, सारे लेक्चरर सेकंड ग्रेड लगे थे। और क्या चेंज आ गया? इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि सर सामाजिक के अंदर टॉप 10 में 5 लोग बाड़मेर के। और इसमें सबसे बड़ी भूमिका मैं मानता हूँ आपकी है। मैं तो निमित्त मात्र हूँ, ठीक है। मैंने सर शुरुआत वरिष्ठ अध्यापक, मतलब ऐसा मेरे को टारगेट नहीं था कि मैं वरिष्ठ अध्यापक ही करूंगा। मैं आपसे मिलने कॉलेज आता था, आपने कहा भाई, मैंने कहा करना है, तो आपने कहा बेस्ट है तेरा, अगर इच्छा हो तो ले ले। आपने ऐसा नहीं बोला कि लेना ही नहीं, आपने बोला कि इच्छा है तो ले ले। तो मैंने बोला, मैंने ये दिमाग में था कि सर ने अगर बोला करना है तो फिर करना है, और मेरे लिए आप सबसे बड़े मोटिवेशन हो। और जब भी मेरे को ऐसा लगता कि अब नहीं पढ़ पा रहा हूँ या कुछ, मुझे वो दृष्टांत याद भी है ऐसे कि मैं आपसे मिलने आता था वैसे हर बार। वो मिलने आप 3-4 लोग लगातार ही आते थे, लगभग अब सब पास होने वाले हो। शायद जन्मदिन का ही वो था कि सर मैं गिफ्ट वगैरह तो कुछ ले नहीं आया, मेरे पास कुछ ऐसा याद नहीं आया ना है अभी। तो मैंने कहा तो रिजल्ट से मेरे को दक्षिणा दे देना। इनसे मेरा अलग अनुभव है कि शिक्षा के क्षेत्र में बाढ़ में क्या बदला। मैं जयपुर रह के तैयारी करता था, और जब मैंने सेकंड ग्रेड के लिए ऑनलाइन कोर्स परचेज किया तो वहाँ बैठते मैं यहाँ की कोचिंग संस्थान की वीडियो देखा। कोई भी पास मेरा तो बोलते बाढ़ में का ओके, यहाँ बैठे देख रहा है जयपुर में। घर पे हमें पढ़ने थोड़ा डिस्ट्रैक्शंस होते हैं तो जयपुर आ गए, लेकिन जो क्वालिटी है तो क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। काफी चेंज हो गया है अभी वहाँ पे, हॉस्टल्स वगैरह, कितने सारे बच्चे आप देख रहे हो, हर बैचेस फुल है, खूब मेहनत कर रहे हैं बच्चे। चेंज हो गया, मतलब यहाँ के लोगों को जरूरत भी है इस चीज की, और जरूरतें ही तो तय करती है कि हम कितना पढ़ेंगे। अभी थोड़ी देर पहले बच्चा आया था, उसको जरूरत थी नहीं पढ़ने की, तो उसके व्यवहार से लग रहा था ये बच्चा नहीं पढ़ने वाला, क्योंकि जब करोड़पति है तो क्यों पढ़ेगा? ठाकुर पढ़ेगा, आप पढ़ोगे, मैं पढ़ूंगा क्यों? क्योंकि हमें पता है कि हमारे घर के हालात तो हमें ठीक करने हैं,
और हम यहाँ आके ऐश मौज करेंगे। आप लोगों की उम्र 20 और 25 के बीच की, दोनों की, मतलब तैयारी शुरू करी से लेके अभी तक। तो इस उम्र में 90% बच्चे बिगड़ते हैं, 90%। आपके भी कई साथी बिगड़े हुए होंगे, अपने को किसी का नाम नहीं लेना, पर आपको मन से पता है। उस दौर में भी आप, अगर मैं कहता हूँ नौकरी नहीं भी लगती ना, कोई इश्यू नहीं था, लेकिन आप एक फिर भी एक अच्छे संतान के रूप में, अच्छे शिष्य के रूप में मेरे सामने बैठे हो ना, तो ये भी मैं मानता हूँ कि आपकी बड़ी उपलब्धि। इसलिए भी मैं आपको एक शुभकामनाएं देता हूँ कि आप नई पीढ़ी के जो बच्चे, उनके लिए प्रेरणा है कि बेटा नौकरी लगना नहीं लगना वो अलग इश्यू है, बट आप एक बिल्कुल सौम्य होके बैठे हैं, आपने जिंदगी में कोई गलत कार्य नहीं किया है, माँ बाप को प्राउड हो रहा है, हमें प्राउड हो रहा है, और पूरे क्षेत्र का एक नाम रोशन किया है। तो अपने आप में ये बच्चों को सीखना चाहिए कि आप भी इसी तरह से एक मार्ग प्रशस्त करें अपना। इस प्रकार के पॉडकास्ट का मेन मोटो यही होता है कि बच्चे आपको देखें और सीखें कि भाई ग्रामीण क्षेत्र से निकल के आने वालों का भी आराम से चयन होता है। जो सही रास्तों पे चलते हैं तो वो निश्चित तौर पे पूरे समाज के लिए, सभी पूरी आने वाली पीढ़ी के लिए प्रेरणा स्रोत बनते हैं। तो मैं आप दोनों को लास्ट में एक प्रश्न और करना चाहूँगा कि क्या आपने कभी ऐसा सोचा था कि मैं सरकारी सेवा में जाके और वरिष्ठ अध्यापक बनूंगा और उससे भी आगे और सपने लिए हुए उनको पूरा करूं? कभी सोचा था ऐसे 10th 12th में निकलने के बाद? मेरा सर सपना ये था, मेरे आसपास जितने भी गांव में लोग वो रीट में लग रहे थे सारे, तो मैंने भी यही था कि बीएड करके रीट लाऊंगा। पहले बीएसटीसी का एग्जाम दिया, उसमें हुआ नहीं, तो फिर मैंने कहा बीएड करके रीट में जाऊंगा। वरिष्ठ अध्यापक का मेरा कोई सपना नहीं था। आपसे मिला तो आपने मेरे को बोला बेस्ट माना, तो उस हिसाब से मैंने वरिष्ठ अध्यापक में लग गया। और फिर ये है कि मेहनत बहुत करनी पड़ेगी, बिना मेहनत कुछ नहीं हो, मेहनत करनी पड़ेगी, सब कुछ मेहनत, शॉर्टकट है ही नहीं। शॉर्टकट आप इसमें शॉर्ट नोट्स वगैरह सामाजिक में नहीं कर सकते, सामाजिक में आपको पढ़ना ही पड़ेगा, और पढ़ने से हो जाता है। हो जाएगा सर, मैंने करके दिखाया, और पढ़ेंगे तो और भी कर लेंगे। आपको किस समय लग गया था कि गवर्नमेंट में जाना ही है? बस ग्रेजुएशन कंप्लीट होने तक या ग्रेजुएशन के दौरान जब आरएएस की तैयारी स्टार्ट करी थी, तो उस दौरान एक मेंस दिया। कैसा कोई मार्गदर्शक है जिन्होंने थ्रू आउट 10th 11th 12th वगैरह के बाद से मोटिवेट किया हो, स्कूलिंग से, कॉलेज से? ऐसे रेगुलर नहीं, बस घर वाले ही थे। अच्छा, ठीक है, परिवार के लोग ही थे, उनको देख के ठीक चल रहा था। और कोई आप तो ऑफलाइन क्लास में आते थे, ऑफलाइन क्लास की कोई ऐसी इंटरेस्टिंग बात जो मुझे पता ही नहीं है? नहीं ऐसी कोई बात हो जो एकदम ऐसी हो जो सर मैं आपको सरप्राइज बताता हूँ? नहीं सर, होगी फिर मैं ध्यान नहीं देता था। ध्यान नहीं देते थे आप? आपकी सीटें आगे थी, सबसे आगे? मैं सबसे आगे बैठता, और उसमें से छुट्टी होने पर सबसे आगे से निकल जाता, बाकी वाले बाहर आते तब तक मैं रूम जाता। चलो, आप दोनों को पुनः बहुत सारी बधाई। और जाते जाते अगर कोई एक बात बच्चों को, एक बात दोनों बताना चाहो, कुछ बच्चों के लिए संदेश देना चाहो तो? मेरे पास सबसे ज्यादा प्रश्न आ रहे हैं कि अंतिम समय में रिवीजन कैसे करें, अब अंतिम समय मैनेज कैसे करें। तो मेरा ये था, जैसे अंतिम महीना था तो अंतिम महीने मेरे को ये लग रहा था अब मेरे को कुछ याद नहीं है, और जैसे पुराने प्रश्न वगैरह देखते तो वैसा लगता याद है। तो ये है कि अंतिम नया चीज कुछ नहीं पढ़ना, जो है उसको रिवीजन करते रहो और प्रैक्टिस करते रहो। टेस्ट सीरीज अभी आपको लास्ट समय नहीं देनी, अंतिम समय में टेस्ट सीरीज ये बात अपन जनरली मैं आप बताते हैं, बट वो बच्चे फॉलो नहीं करते हैं। जो फॉलो करते हैं वो अपना काम कर लेते हैं। और अंतिम समय में जो आप छोटे सब्जेक्ट है उनको एक बार आप पढ़ लो, और 20 में बड़े सब्जेक्ट कर लो, और अंतिम समय में वापस छोटे सब्जेक्ट को वापस पढ़ लो। क्योंकि जैसे सेकंड पेपर में 5 सब्जेक्ट छोटे हैं तो उस पर ज्यादा ध्यान दो। बड़े वाला तो ये है कि सबके लगभग एक जैसे हैं, किसी के अच्छे हैं, लेकिन आप छोटे सब्जेक्ट में लीड दे दो दूसरों को। अभी किसकी तैयारी कर रहे हो, आगे क्या प्लान है? अभी आपसे हिस्ट्री से फर्स्ट ग्रेड की करना शुरू करवा दी थी मैंने आपको। हाँ, और बीच में मैंने सुना छोड़ी थी कि सेकंड ग्रेड नहीं हुआ तो दोनों में रह जाऊंगा। मैंने चलो आप कर लोगे। 200-300 वीडियो कर ली थी, लेकिन उसके बाद थोड़ा डर लग रहा था कि अब नहीं होगी, क्या होगी, अब उसमें ये छोड़ दूंगा, फिर ये जुलाई वाली निकल जाएगी, अब वापस लग जाऊंगा। चलो, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बढ़िया करना। और उम्मीद है कि मेरे को सेकंड ग्रेड में भी मेरी रैंक थी, उसको आपने तोड़ के आगे आए हो, मैंने क्लास में कहा भी था। और फर्स्ट ग्रेड में मेरी रैंक 13वीं थी, मैं बता देता हूँ। ठीक है। मुझे उम्मीद है कि
इस रैंक को भी ब्रेक करके आप आगे जाओ। एक गुरु को अच्छा लगता है जो उसका शिष्य उससे बढ़िया रैंक लाता है। सर खुद पे भरोसा है कि मैं इस सेकंड ग्रेड वाले इसको मुझे भी भरोसा आप पे कि आप बढ़िया कर लो। मैं इसी को तोड़ूं, मेरी रैंक को तोड़ूं। हाँ, आप सेकंड ग्रेड का तो हो गया नहीं, इस रैंक को फर्स्ट ग्रेड में तोड़ूं तो मेरी वैसे टूट जाएगी क्योंकि मेरी तो 13वीं रैंक थी। आप इसमें 7वीं से 4थी 5वीं 6ठी पहली दूसरी जो भी लाओगे वो तो ठीक ही होगी। आप क्या बच्चों को कोई एक जाते जाते एक बात ऐसी बताना चाहोगे? आजकल सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है, मतलब सामाजिक वालों के लिए तो नहीं है, बाकी वाले सेकंड ग्रेड कर रहे हैं 40% फर्स्ट पेपर में। हाँ। मैं उनके लिए ये कहना चाहूंगा कि मतलब लिमिटेड कंटेंट रखते हुए उसको आप रिवाइज करोगे ना 40% का क्राइटेरिया आराम से पार हो जाएगा। थोड़ा पर्सन परीक्षा में समझदारी दिखा, परीक्षा में समझदारी, एग्जाम हॉल के अंदर मेंटेन कर लिया ना आराम से कैलकुलेटिव रिस्क लेते हुए तो 40% दिक्कत नहीं आएगी। बाकी जैसे साइंस सब्जेक्ट है उसमें 40% नहीं बनते। बहुत से बच्चे हैं तो जो बाहर हो जाते हैं 40% के बच्चे अभी तक रिस्क और तुक्के में समझ नहीं रहे ये भी समस्या है। हाँ, वैसे इनके 2 कमेंट कभी कभी उनके ऐसा होता है कि 2 जो निकाले हैं उनमें से एक वही पहले से निकाल दिया था उत्तर था। और अभी आप आगे किसकी तैयारी करोगे? अभी मैं आरएस की करूँगा। अभी स्कूल लेक्चर वगैरह का कुछ दिमाग में ऐसा नहीं? हिस्ट्री होता तो करता, ज्योग्राफी है तो और मेरा आप दोनों को ये सुझाव भी रहेगा कि जहाँ पे भी अपनी स्कूल मिले बढ़िया बच्चों को पढ़ाओ और बच्चों की सेवा करो पूरी। जो उम्मीदें आप क्लासरूम में मेरे से रखते थे, मैं चाहता हूँ कि वैसा आप बच्चों को भी आगे 10th में 9th के जो नन्हे मुन्ने गवर्नमेंट स्कूल में बच्चे आएंगे आपसे बहुत उम्मीदें लेके आएंगे। खूब पढ़ाना और फिर जो टाइम मिलता है आपको उसमें खूब पढ़ो, करियर को भी ग्रोथ दो और बच्चों को भी दो। ये काम निश्चित तौर पे साथ में करते रहना। मैं 10th में सेकंड ग्रेड जब मैं था तब मैंने जिन बच्चों को पढ़ाया था उसमें से एक बच्चा भी आरपीएस बना था, मुकेश सारण। पिछली बार मैं 10th में जब सेकंड ग्रेड पढ़ाता था तो उस समय वो बच्चा क्लास में बैठता था। उसमें से एक डॉक्टर है, 2 डॉक्टर हैं, एक अभी आरएस बना पिछली बार जिसमें आरपीएस है। ऐसे कई सारे बच्चे लग गए। वो बच्चे आज भी याद करते हैं कि मैं उनको सामाजिक में कैसे कैसे बाहर नीम के नीचे बैठा के पढ़ाता था। फिर मैं जब फर्स्ट ग्रेड में था तब भी उनमें कई बच्चे नौकरी लग गए, बहुत सारे। कॉलेज में भी अब जैसे ये आ गया ठाकर है, इससे पहले भी खेम वगैरह थे, बहुत सारे और भी स्टूडेंट आए, खूब सारे लग गए। तो हम इस तरह से ईमानदारी से आप सेवा करोगे बच्चों की, आपको बहुत अच्छा अवसर ईश्वर ने दिया शिक्षा सेवा का, इसको अवसर को बनाना। मुझे अच्छा लगा आपसे बात करके और उम्मीद है कि आप भी इसी तरह से आप बच्चों को पढ़ाओगे, आप भी एक अच्छे शिक्षक के रूप में स्थापित होंगे। आप दोनों को भविष्य के लिए शुभकामनाएं और इस सफलता के लिए बहुत सारी बधाई। बाड़मेर, इस पूरे क्षेत्र और हम सब गुरुजनों और परिवार का नाम रोशन किया। इसी तरह से आने वाली पीढ़ी के लिए आप प्रेरणा स्रोत बने रहें दोनों। बहुत बहुत बधाई आप दोनों को। थैंक यू। धन्यवाद।